हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज का जो हमारा सेशन है। उस सेशन में हम करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, जो हमारा यूजीसी नेट पेपर 2 है कॉमर्स का, उसके रिगार्डिंग हमारा जो सेशन है, जो हमारी सीरीज है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चल रही है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपको अपना लेवल पता चलता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आप कितने पानी में हो, कौन सी यूनिट्स आपकी क्या है वीक है और कौन सी यूनिट्स आपकी क्या है स्ट्रांग है, कहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस जो एनटीए है नेट के एग्जाम में पूछती है, किस यूनिट से जो क्वेश्चंस है उनका जो लेवल है वो हाई रहता है, कहाँ से जो है सिंपल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिट से है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट से 10+ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन सी यूनिट से 10 से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही इन्हीं सभी के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, यूजीसी नेट आप लोगों को गुड न्यूज़ भी देनी है क्या कि जो टीचर्स अड्डा है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी नेट पेपर 2 का कॉमर्स का फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट कर रहा है। यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए, जैसे मैंने आप सबको बताया, हमारा पेपर 1 का भी बैच आ रहा है और पेपर 2 का भी। जो हमारा पेपर 1 का बैच है वो 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और जो हमारा पेपर 2 का बैच है वो हमारा 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज, अपने आप को एनरोल करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही कम अमाउंट में आपको अपने बिल्कुल लेवल पर, आपको क्या है, जहाँ पर आप हैं इस टाइम कोरोना की वजह से और जो हमारा ये जो हम बैच लेकर आए हैं, इस बैच को लेके आने का जो हमारा मेन मोटिव है वो ये कि इंडिया के जो छोटे से छोटे गांव के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो बड़े शहरों में कोचिंग्स लेके फिर अपने जो सपने हैं उसको पूरा कर सके। तो गाइज, आप सबके सपनों को पूरा करने के लिए ही ये बैच लॉन्च हो रहा है। तो गाइज, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हमारे बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, जो रूरल एरिया से, जहाँ पर क्या है रिसोर्सेज की कमी है, जहाँ पर जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी नहीं है कि वो बड़े शहरों दिल्ली मुंबई वहाँ पर जाकर इतने बड़े बड़े शहरों में जाके कोचिंग को ले सके। और आप सबको पता है कि जो कोचिंग है यूजीसी नेट की कोचिंग बहुत ही 25, 30, 40 के इतनी, अगर आप दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में हमारी जो यूजीसी नेट पेपर 1 या पेपर 2 किसी की बात करें तो 25, 30, 40 ये आपकी जो है वो फीस रहती है। तो बहुत सारे हम, क्योंकि इंडिया क्या वो गांव का देश है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में ही, थोड़ी थोड़ी स्पेस पे ही, थोड़े थोड़े एरिया के डिस्टेंस पे ही क्या है, और हमारे जो गांव के स्टूडेंट्स हैं उनमें एक लगन होती है पढ़ने की, कुछ बनने की, कुछ करके दिखाने की। तो गाइस, आप सभी के सपनों को पूरा करने के लिए ही टीचर्स अड्डा, क्योंकि टीचर्स अड्डा हमेशा से ही स्टूडेंट्स फोकस रहा है कि उनका मेन मोटिव क्या है, जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक पहुँचाना। क्योंकि बड़े शहरों में तो क्या रहता है, सबके पास अपॉर्चुनिटीज होती है, फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी होती है, और जो हमारे क्या है, जो हमारे क्या है, साइको की क्लास नहीं है जी, ये यूजीसी नेट पेपर 2 की क्लास है। क्योंकि जो हमारे सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्कूलिंग भी क्या है, हाई स्टैंडर्ड स्कूल से होती है, इंग्लिश मीडियम में वो पढ़े होते हैं, तो वो उनके पास तो क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं। लेकिन जो हमारे ग्राउंड लेवल के हैं, जो बिल्कुल रूरल एरियाज़ के हैं, जहाँ तक पहुँचना थोड़ा क्या है मुश्किल है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती कि वो 50,000, 40,000 रुपये फीस पे कर सके। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 का जो बैच है, वो बैच जो है टीचर्स अड्डा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं। तो गाइज, अपने आप को इसमें एनरोल कीजिए। पेपर 1 जो है 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और पेपर 2 का जो बैच है वो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। गाइज, हो सकता है कि जब आप इस बैच को देखो तो आपका जो प्राइस है वो ज़्यादा दिखे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको Y337 इस कोड को यूज करना है। जब आप परचेज करोगे इस बैच को, तो बैच को परचेज करते हुए आपको क्या करना है, Y337 जो कोड है इसको यूज करना है। वो आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई प्रोमो कोड है, तो आपको प्रोमो कोड में इस कोड को यूज करना है Y337। अगर आप इस बैच को इस कोड को यूज करते हुए बैच को परचेज करोगे तो आपको जो भी आपकी
वहां पर फीस आपको शो हो रही होगी, उस फीस में 77% की क्या मिल जाएगी आपको, डिस्काउंट, अ ह्यूज डिस्काउंट। आपको घर बैठे ही यूजीसी नेट पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए कोचिंग मिल रही है। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वो भी बिल्कुल घर बैठे, और इतनी 77% डिस्काउंट पे। कोई भी चैनल, कोई भी पर्सन जो यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की आपको कोचिंग दे रहा हो, मैं नहीं मानती कि वो 77% की आपको डिस्काउंट दे सकता है। ये सिर्फ किस लिए कि क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट्स है, हम स्टूडेंट फोकस्ड है, हम खुद एक छोटे से गांव से पढ़ के यहाँ पर आज खड़े हैं, तो बिल्कुल हम भी वही चाहते हैं कि जो स्ट्रगल हमने फेस किया है वो स्ट्रगल आप सब फेस ना करो। उसी के लिए क्या है, बहुत कम जो बिल्कुल इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट से भी कम पे हम आपको क्या कर रहे हैं, ये बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर हम आपकी जो नॉलेज है, जो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, इस पर ध्यान देंगे। तो गाइज फटाफट इन बैचेस में एनरोल कीजिए खुद को, और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 5 डेज कंप्लीट 1 वीक आप जो है क्लासेस को लेके देखिए। अगर आपको क्लासेस में मज़ा नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही है, आपको स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, तो बेशक आप पेमेंट मत कीजिए, आप बेशक जो है बैच को परचेज मत कीजिए। लेकिन प्लीज़ एक बार आप क्या है क्लासेस को करिए ज्वाइन, और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आप सही प्लेटफॉर्म पर हो या नहीं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये था हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्लास। अभी जो हमारी क्लास है वो पेपर 2 के लिए है। जो हमारी पेपर 1 के लिए क्लास है वो 2:30 पे रहती है डेली, और पेपर 2 की हमारी जो क्लास है वो 4:30 पे रहते। तो हमसे इस टाइम पे जुड़ना मत भूलिए, जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और अपने जो सपने हैं, अपने ड्रीम्स हैं, उनको पूरा कीजिए हमारे साथ जुड़ के। तो बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पुट द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके आपके पास क्या दे रखे हैं, स्टेप्स दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इन स्टेप्स को करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। करेक्ट यानी कि क्योंकि जो हमारी प्रोसेस होती है उसके कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं कि पहले ये स्टेप होगा, उसके बाद ये स्टेप आएगा, उसके बाद ये स्टेप आएगा। तो इन सभी स्टेप्स को आपको क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है। गाइज 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है, फटाफट आंसर कीजिए। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है और सबसे सही आता है, क्योंकि यहां से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाओगे। तो देखो सबसे पहले आपका रहेगा डिसाइडिंग अबाउट द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या रहेगा, डिसाइडिंग अबाउट द मिशन, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या करना है, नेट के फॉर्म कब तक अप्लाई होंगे जी। नेट के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, अब तो सिर्फ एग्जाम होना बाकी है, और जो नेक्स्ट टाइम के एग्जाम है वो एग्जाम होने के बाद आपके अप्लाई किए जाएंगे। जब आपका एक बार नेट का एग्जाम हो जाएगा, नेट का एग्जाम अप्लाई होने के बाद फिर आपके क्या है फॉर्म जो है वो निकाले जाएंगे। तो राइट आंसर है आपका आंसर 4। सबसे पहले आपको क्या होगा, डिसाइडिंग अबाउट द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिसाइडिंग अबाउट द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, स्कैनिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एक बार ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, हमने मिशन डिसाइड कर लिया कि हाँ हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हम ये मिशन रखेंगे। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट को देखा जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि कल को जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बिजनेस को अफेक्ट करेगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसकी स्कैनिंग की जाती है और उसका इवेल्युएशन देखा जाता है कि स्कैनिंग में हम ये देखेंगे और इसके इवेल्युएशन में कि स्ट्रेंथ क्या है हमारे बिजनेस की और एनवायरनमेंट की। जो भी एनवायरनमेंट हमारे ऊपर अफेक्ट करेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या पड़ेगी, वीकनेस क्या रहेगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी और क्या क्या हमारे लिए थ्रेट्स रहेंगे। तो इवेल्युएशन और स्कैनिंग में हम इन 4 चीजों को सर्च आउट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेटिंग कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम क्या किया जाएगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद हमारा रहेगा फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी और लास्ट में इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो 4th इज योर करेक्ट आंसर। इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ आपके पास सीक्वेंस गिवन थी, आपको सीक्वेंस में लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। नमस्ते जी, नमस्ते, ओम विश्वकर्मा। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। सूरजमणि त्रिपाठी का बिल्कुल सही आंसर आया है, वेल डन सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे क्या है आपका? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। इंडियन रेलवे क्या है? डिपार्टमेंट है, एक अलग से ही डिपार्टमेंट है, राइट। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, यूटीआई क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, अलग से एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। एंड भारत भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल क्या है आपकी? ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो ए का आएगा आपका सेकंड, ए का आएगा आपका सेकंड, बी का आएगा आपका थर्ड और सी का आएगा 1। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर, सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और उन 4 स्टेटमेंट में कहा गया है कि कौन सी आपकी बिल्कुल सही है। तो लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज लिमिटेड, जी नहीं। जो लायबिलिटी होती है कर्ता की वो क्या है? अनलिमिटेड होती है। तो ये तो हो गया जी आपका गलत। अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द डेथ ऑफ ए को पार्टनर, कि जो को पार्टनर होते हैं उनकी डेथ के बाद क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली एग्जिस्ट रहती है। पहली बात तो ये कि जो हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली है उसमें को पार्टनर नहीं होते, उसके जो भी पर्सन पार्टनर होते हैं उनको हम कहते हैं को पार्सनर्स, PARCENERS, को पार्सनर्स। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है? गलत, ठीक है। उसके बाद है जी थर्ड, अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सीज टू एग्जिस्ट ऑन द डेथ ऑफ कर्ता, कि कर्ता की डेथ के बाद जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता है, थर्ड भी गलत है। अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय हिंदू लॉ, बिल्कुल सही। जो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये किससे आता है? हमारे हिंदू लॉ से। जी पीडीएफ नोट आपको अवेलेबल होंगे जब आप बैच को परचेज करोगे। डेली आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, वहां पर आपको कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। पीडीएफ और सारा का सारा मटेरियल, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी आपको सारा मटेरियल दिया जाएगा। वीकली आपके टेस्ट रहेंगे, मतलब जहाँ एक बार आप जब यहाँ पर एनरोल कर लोगे तो आपको कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की नीड नहीं है, क्योंकि हम आपको A to Z हर एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको जब आप अपने टीचर्स अड्डा के जो बैच है ये हमारा, इसको कर लोगे, इसको आप परचेज कर लोगे तो आपको कहीं और जाने की नीड नहीं, क्योंकि हम आपको इतना मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपकी क्या करेगा? डेफिनेटली हेल्प करेगा। परचेज कैसे करें? परचेज जी जो हमारी टीचर्स अड्डा का जो स्टोर है, टीचर्स अड्डा के स्टोर पर टीचर्स अड्डा ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ स्टोर पर आपको ये शो होगा और वहाँ पर शो होगा तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। बाय नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपसे वहां पर प्राइस शो होगा और उस प्राइस को देखते ही आपसे प्रोमो कोड पूछा जाएगा। तो उस प्रोमो कोड में आपको ये कोड लगाना है Y337। जैसे ही आप इस कोड को लगाओगे तो जो भी आपकी अमाउंट आपको वहां पर दिख रही होगी उसमें 77% का आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। ये कोड आपको यूज करना है 77%। जी फीस आपको स्टोर पर ही दिखेगी कितनी फीस है, क्योंकि अगर आप 77% डिस्काउंट, बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी गई है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है? जो बिल्कुल रूरल लेवल के एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उन तक एजुकेशन को पहुंचाना, उनके सपनों को पूरा करना। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के पास फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, जो गांव शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े शहर में, उनके पास तो बहुत क्या है? रिसोर्सेज है, वो क्या कर सकते हैं? अपने एग्जाम की फीस को आराम से पे कर सकते। लेकिन आप सब स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही क्या है, जो फीस है उसको बहुत ही कम रखा गया है। और अगर आप इस कोड को यूज करते हुए परचेज करोगे तो आपको एडिशनली 77% की क्या है? डिस्काउंट मिलेगी। बहुत ही नॉमिनल सी फीस आप सभी को ध्यान में रखते हुए की गई है। नेक्स्ट है बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, working in harmony with the community and environment around us and not cheating our customers and workers, we might not gain anything in the short run।
क्या कहा जा रहा है, अपने आसपास के समुदाय और वातावरण के साथ सामंजस्य में कार्य करके, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें अगर हम क्या करें, कार्य करें, किसके साथ, सामंजस्य के साथ, तथा ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ छल नहीं करके हमें छोटी अवधि में तो बेशक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन दीर्घ अवधि में इसका अर्थ है कि हम अधिक लाभ और शेयर धारक मूल्य को क्रिएट करेंगे। बिल्कुल सही कि अगर हम अपने कर्मचारी और अपने ग्राहकों के साथ क्या है, छल नहीं करते हैं, और जो हमारा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के साथ हम क्या है, सामंजस्य करके रखते हैं, तो हो सकता है कि शॉर्ट रन में तो बेशक हमें कुछ भी ना मिले, लेकिन लॉन्ग रन में वो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देंगे और हमारे शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है उसको भी इंक्रीज करेंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, अ कैपिटलिस्ट क्लास ओन्स वेल्थ और कैपिटल एज ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी। महात्मा गांधी के अनुसार पूंजीपति वर्ग समाज के न्यासी के रूप में संपत्ति तथा पूंजी का स्वामी होता है। बिल्कुल सही, ये कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्कुल सही है। जो टीचर्स अड्डा जो ऐप है आपका, आप उस ऐप को यूज करो, वहां पर आप चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर दिखेगी, और वहीं पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेंगे, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां वो टीचर्स अड्डा जो ऐप है, यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको ओपन करो, वहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी सही है, तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। सूरजमणि त्रिपाठी का बिल्कुल सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैचिंग द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। इसमें क्या दिया गया है आपका, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी। हमारे अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि थर्ड, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर इज शोन एज लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। कि सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है कि जो हमारी एक बिजनेस है उसकी एंटिटी अलग है और जो बिजनेस के ओनर है उसकी एंटिटी अलग है, यानी कि बिजनेस और उसका ओनर दोनों क्या है, अलग अलग पार्टी है। और इसी वजह से जो भी ओनर ने कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाई होती है, उस कैपिटल की हद तक उस पर्सन को, उस ओनर को बिजनेस का क्या माना जाता है, क्रेडिटर माना जाता है, और उसको उसकी कैपिटल को क्या माना जाता है, एज अ लायबिलिटी। क्या माना जाता है, लायबिलिटी। तो हमने क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस की थी, इसके रिगार्डिंग हमारी क्लासेस हैं। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर इन सभी क्लासेस को देख सकते हो, अगर स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है तो एक आएगा जी आपका थर्ड। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहती है कि हमें फ्यूचर में अगर हमें कोई लॉस होने वाला है ना, तो उस लॉस के लिए हमें आज ही क्या हो जाना है, प्रिपेयर हो जाना है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है आपका कि अगर फ्यूचर में आपको कोई लॉस होने वाला है तो उस और आपको लग रहा है कि हाँ ये लॉस हो सकता है, तो उस लॉस के लिए आपको क्या करना है, आज ही अपने लिए पूरी तैयारी कर लेनी है। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है तो उस इनकम के लिए आप, जब तक आपको एक्चुअल में आपके हाथ में वो इनकम नहीं आ जाती, तब तक आपको उस इनकम को इनकम नहीं मानना है। तो इनमें से क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है वैल्यूइंग इन्वेंटरी एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। की जो इन्वेंटरी है उसको कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी इनमें से कम हो उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, राइट। प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारी क्या कहती है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, जब तक हम उन ट्रांजेक्शन्स को मनी में मेजर नहीं कर सकते तब तक हम उन्हें अपने अकाउंट्स में नहीं लेंगे। यानी कि जिन आइटम्स को हम अपने मनी में मेजर कर सकते हैं वो हमारे अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस में आएंगी, जिन्हें मनी में नहीं मेजर कर सकते वो हमारे अकाउंट्स में नहीं आएंगी, राइट। तो इसका आपका रहेगा सेकंड, रिकॉर्डिंग पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसको नहीं किया जाता। एंड हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, कि जो भी आपकी कॉस्ट है उस कॉस्ट में से हर साल डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो आपकी वैल्यू बचेगी दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो राइट आंसर है आपका हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए
राइट आंसर है आपका सेकंड। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं, आफरीन का बिल्कुल सही आंसर आया है। वेल डन गाइज। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइज प्लीज फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक नहीं है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग आपके इसमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। उन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कि व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड, द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट विल ऑल्सो शो एज क्रेडिट बैलेंस इक्वल टू गेन ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर नॉट येट रिसीव्ड, बिल्कुल सही है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैन नॉट बी मोर देन गेन ऑन फॉरफीचर ऑफ दोज शेयर्स, बिल्कुल सही है ये भी आपकी। At the time of forfeiture of shares, security premium is debited along with share capital when premium has not been received, ये भी आपका सही है कि फॉरफीचर के टाइम पे अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या किया जाता है, डेबिट। कब? अगर आपको प्रीमियम ना मिला हो तो ही हम प्रीमियम को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। When forfeited shares are issued at premium, जो आपके शेयर फॉरफिटेड हो चुके हैं उनको जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व, जी नहीं, उसको हम प्रीमियम अकाउंट, जो हमारा प्रीमियम अमाउंट होता है उसको कैपिटल रिजर्व में नहीं बल्कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ही क्या करते हैं, क्रेडिट। हमारी एंट्री होती है फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं। ठीक है जी, तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का, वो कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाई जाती है? उसका स्टैंडर्ड है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट, कि जब जो हमारा पार्टनर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फर्म को छोड़ के जा रहा है तो उस टाइम पे उसकी अगर कोई कैपिटल है जो भी हमें उसको देना है, उस कैपिटल या उस अमाउंट को बैलेंस शीट में क्या करके शो किया जाता है, तो उसे हम शो करते हैं एज अ लोन। एज अ लोन, यानी कि जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो और हमें उसको कोई भी पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट को हम एज अ लोन ट्रीट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका नॉन प्राइस। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। नॉन प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप ऑफ डिमांड। नॉन प्राइस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि जब आपके प्राइस में कोई चेंज ना हो, लेकिन आप जब आपके क्या प्राइस में चेंज ना हो लेकिन आपकी डिमांड में चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से, तो आपकी जो डिमांड है उसको क्या कहते हैं हम, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड की। जब आपके प्राइस जो है वो तो सेम है, प्राइस क्या है, सेम है, लेकिन अदर फैक्टर्स हैं जो आपकी क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को, और अदर फैक्टर्स की वजह से जो आपकी डिमांड है उसमें जो चेंज आता है उस चेंज को हम कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस राइज ग्रेटर देन इट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये होता है जी आपका गिफ्ट इन गुड्स में। गिफ्ट इन गुड्स में जब आपका जो इनकम इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं गिफ्ट इन गुड्स। तो बी का आएगा जी आपका फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। सी का आएगा जी आपका ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप, यानी कि जब प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो फोर्थ इज योर, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच
of the following market situation the price above the prevailing market price is used as a more common practice? कि इनमें से किस बाजार स्थिति में विद्यमान बाजार कीमत से अधिक मूल्य निर्धारण को एक सामान्य व्यवहार माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका, बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, फटाफट आंसर कीजिए कि जो कौन सी बाजार स्थिति में जो विद्यमान आपकी ऑलरेडी बाजार कीमत है उससे अधिक मूल्य प्राइस, आपका जो प्राइस है उसको डिटरमिन करना कौन सा, और उसको हम कॉमन मानते हैं, तो वो होता है आपका कस्टमर हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्रेस्टिजियस गुड्स। ऐसी मार्केट जहां पर जो सेलर है किस पर रिलाई करते हैं, ऐसे कस्टमर्स पे हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अ प्रेस्टिजियस कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग इनमें से आपका कौन सा गलत है? गलत आपसे पूछा गया है। तो मीन मीडियन मोड कोइंसाइड होते हैं विद इन वन प्लस माइनस 1.96 लिमिट फ्रॉम मेन वैल्यू, द एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन इज 99%। जी नहीं, 1.96 पे होता है आपका 95% एरिया, तो सेकंड आपकी गलत है। फॉल्स इसमें आपकी पूछी गई थी वही है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, हेलो नरेंद्र, कैसे हो? आई होप आप सबको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ टू स्मॉल साइज सैंपल व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अवेलेबल। क्या कहा गया है कि एक रिसर्चर, एक शोधकर्ता है जो दो लघु आकार के प्रतिदर्शों के औसत निष्पादन के बीच के अंतर के महत्व का पता लगाना चाहता है जब जनसंख्या मानक विचलन की सूचना उपलब्ध नहीं है। तो इनमें से कौन सा मेथड आपका लगेगा, कौन सा सबसे बेस्ट मेथड आपका होगा? तो बेस्ट मेथड आपका रहेगा जी टी टेस्ट। टी टेस्ट कहां पर? जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल ना हो और आपको टू स्मॉल साइज सैंपल की परफॉर्मेंस को डिफरेंस चेकआउट करना हो। जी मैं बहुत बढ़िया हूं, आप सबके सामने ही हूं। तो क्या रहेगा आपका? टी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, यानी कि आपसे गलत पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल, 4 स्टेटमेंट आपको दे रखी है, पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। राइट, पूछा है कौन सी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मीन्स द जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, बिलीफ एंड वैल्यूज दैट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हैव इन इंडिविजुअलिटी। जी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वो नहीं होता जो हर एक पर्सन का क्या हो, इंडिविजुअलिटी में हो, मतलब इंडिविजुअलिटी के हर एक का अपना अपना खुद का। जी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वो नहीं होता। ये है आपकी गलत। एज पर कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, पीपल बिकम लीडर ओनली बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ ग्रुप मेंबर्स। कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप मेंबर्स की डिमांड पर ही क्या बनते हैं, लीडर बनते हैं। जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है कंटिजेंसी थ्योरी में। उसके बाद द ग्रुप जजमेंट कैन ओनली बी ऑब्टेन थ्रू द फॉर्मल कमेटी। जी नहीं, जो ग्रुप जजमेंट है वो भी आपका फॉर्मल कमेटी के थ्रू ही होता है। और लास्ट है आपकी, ओम्बड्समैन पर्सन इन कम्युनिकेशन फंक्शन इज अ पर्सन असाइंड टू इन्वेस्टिगेट एम्प्लॉय कंसर्न एंड प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल अपवर्ड कम्युनिकेशन लिंक। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? बिल्कुल सही है। तो आंसर है आपका, गलत पूछा था इसने, पहली 3 स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत। तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। प्रवीण जी लिख रहे हैं, मैम मैंने मित्रों को शेयर किया वीडियो, परंतु उन्होंने कहा कि यह चैनल फेक है। जी नहीं, ये चैनल बिल्कुल भी फेक नहीं है। टीचर्स अड्डा 247 आज से नहीं, लास्ट
10 ईयर से है। 2010 में ये करियर पावर के नाम से एस्टैब्लिश हुआ था। 2016 में अड्डा 247 बैंक्स में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। बैंक्स के लिए है, एसएससी के लिए है, टीचिंग के लिए टीचर्स अड्डा है। अगर कोई स्टूडेंट बैंक्स के एग्जाम की तैयारी कर रहा तो वो बैंक अड्डा 247 बैंकर्स है। एसएससी की तैयारी कर रहा तो एसएससी है। टीचिंग के लिए टीचर्स अड्डा है। यूपीएससी के लिए लास्ट ईयर ही हमने स्टार्ट किया है तो यूपीएससी के लिए अलग से है। और जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, यानी कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो साउथ साइड के हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है और साउथ साइड के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है ऐसे स्टूडेंट्स को के ऊपर फोकस है जो क्या है रूरल एरिया से है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, राइट, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए ये मेन बनाया गया है। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ सकते या हिंदी लैंग्वेज उन्हें नहीं बोलने, तो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो भी उनकी नेटिव लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के लिए भी हमारे यहाँ क्या है अलग अलग वर्टिकल्स है जहाँ जिसके थ्रू उनको पढ़ाया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल भी फेक चैनल नहीं है। आप बिल्कुल आपको पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो इन्फॉर्मेशन टोटली गलत है। आप गूगल पर जाकर भी टीचर्स अड्डा या अड्डा 247 को सर्च कर सकते हो और आप ऐसे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत आई, आप अपने स्टूडेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन। द ऑर्गेनाइजेशन इज अ क्लोज सिस्टम दैट ऑपरेट्स विद इन एंड इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहीं पर गलत हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या क्लोज सिस्टम है। जी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन हमारा ओपन सिस्टम होता है। तो पहली स्टेटमेंट हो गई जी आपकी गलत। रीजन क्या दिया गया है? सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट इंक्लूड्स System approach to management includes the output from the external environment on the basis of interaction between management and employee। प्रबंधन के तंत्र अभिगम में प्रबंधन और कर्मचारियों के मध्य अंतःक्रियाओं के आधार पर बाह्य परिवेश से प्राप्त परिणामों को शामिल किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी आपकी गलत है? तो राइट आंसर है जी आपका बोथ आर इनकरेक्ट। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी गलत है। बिल्कुल आफरीन, बिल्कुल बताओ इन्हें कि ये जो चैनल है बिल्कुल भी फेक नहीं है और ये आज से नहीं है, बहुत पुराना चैनल है। ये नहीं है कि आज ही हम मार्केट में, ये 10 ईयर पहले ये करियर पावर के नाम से था और अभी अड्डा 247 के नाम से चैनल है। सो दिस इज नॉट अ फेक चैनल। आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन को भी सही कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल की इन्फॉर्मेशन को भी शेयर सही कीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है, राइट। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। यूटिलिटेरियन थ्योरी, यूटिलिटेरियन थ्योरी क्या कहती है? कोड, यूटिलिटेरियन थ्योरी आपकी कहती है इवेल्युएशन ऑफ प्लान्स विद इट्स कंसीक्वेंसेस, इवेल्युएशन ऑफ प्लान्स विद इट्स कंसीक्वेंसेस। कोड कहते हैं आपके बिहेवियर गाइडिंग स्टेटमेंट, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो आपके बिहेवियर को क्या करती है, गाइड करती है, दैट इज योर कोड। विसल ब्लोइंग, whistleblowing is making public known about unethical company practices and pluralistic society with varied interest group। तो आंसर होगा आपका ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। क्या गलत पढ़ाते हैं? यस, डोंट डिस्टर्ब अस। आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़िए।
लेट्स सी। तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एलिमेंट्स। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। जो आपके क्या है, आपको एक सीक्वेंस दी गई है, प्लानिंग फंक्शन दिए गए हैं, आपको इनको क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है कि पहले क्या आएगा, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे क्या आएगा और फोर्थ नंबर पे आपका क्या आएगा। हेलो जी, हेलो आरती पांडे, कैसे हो? टाइम स्टार्ट होता है आपका। तो सबसे पहले होगा जी आपका बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा। एंड द आंसर इज सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, आफ्टर दैट एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, देन आइडेंटिफाई एंड कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स, देन चूजिंग एन अल्टरनेटिव एंड देन लास्ट फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स, देन फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिएटिंग द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग परचेजेस डायरेक्टली फ्रॉम फर्म्स वेबसाइट। कि फर्म की वेबसाइट से, किसी भी फर्म की वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज करना क्या कहलाता है आपका। डायरेक्टली एक फर्म है, एक फर्म की वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज करना क्या कहलाता है। सिंपल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। की कोई भी फर्म है, वहां से आप क्या करते हो, परचेज करो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असर्शन और रीजन आपका गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, आंसर देना इंपॉर्टेंट है, सही या गलत होना नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। सही दोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, गलत दोगे तो पता चलेगा कि हाँ ये चीज सही थी, और भविष्य में कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, एटलीस्ट उस क्वेश्चन को तो गलत नहीं करोगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, The self image could be an individual's own perceived image and actual image based on how others perceive the individual। कि self image तो क्या होती है कि इंडिविजुअल की खुद की अपने बारे में क्या सोचे, और एक्चुअल इमेज क्या है कि दूसरे उससे क्या परसीव करते हैं, राइट। तो पहली स्टेटमेंट क्या है जी आपकी, ठीक है। सेकंड में रीजन में क्या दिया गया कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक क्रेडिट कार्ड्स हैं, ऑटोमोबाइल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, डिजाइनर वेयर, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स आर बोट ड्यू टू सेल्फ इमेज। कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो हम अपनी खुद की इमेज के लिए क्या करते हैं, इनको परचेज करते हैं। एंड डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लाइक इनकम मे नॉट बी इंपॉर्टेंट इन परचेज डिसीजंस फॉर दिस प्रोडक्ट। अब जैसे क्रेडिट कार्ड है, ये एक नेसेसिटी बनती जा रही है, मोबाइल्स है, ये भी हमारी एक नेसेसिटी है, रेडीमेड गारमेंट्स हमारी नेसेसिटी है, लाइक परफ्यूम्स है, कॉस्मेटिक्स है, ये भी एक तरीके से क्या है, हमारी नेसेसिटी। तो नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए हम इनकम के ऊपर नहीं सोचते कि हमारी इनकम कितनी है, क्योंकि ये सारी जो प्रोडक्ट्स है नेसेसिटी गुड्स के लिए, तो चाहे आपकी इनकम आप मतलब उनका प्राइस चाहे जो मर्जी हो, परचेज डिसीजन पे आप नहीं लेते। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और ये इसके बारे में ही डिफाइन करें कि यहाँ पर भी हम सेल्फ इमेज की बात करें और यहाँ पे भी हम सेल्फ इमेज की ही बात कर रहे हैं। तो आपका आंसर होगा आंसर थर्ड, कि दोनों सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। मीडिया क्लास, मीडिया व्हीकल, मीडिया ऑप्शन एंड शेड्यूलिंग एंड टाइमिंग। बताओ जी बताओ क्या रहेगा आंसर। 20 सेकेंड का टाइम है, फटाफट आंसर कीजिए। मीडिया क्लास, मीडिया क्लास होगी जी आपकी मैगजीन, टीवी एंड रेडियो। मीडिया व्हीकल्स आपके होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया और टीवी सीरियल्स जिनके थ्रू जाती है इंफॉर्मेशन। मीडिया ऑप्शन, कि मीडिया आपको किस टाइम पे देना है, प्राइम टाइम पे देना है, फुल पे जो एड ऑफ होंडा सिटी ये टाइम रहेगा। शेड्यूलिंग एंड टाइमिंग में आपका रहेगा फ्लाइटिंग एंड पल्सिंग। तो ए का होगा जी आपका फोर्थ, बी का होगा आपका सेकंड,
So fourth is your correct answer. ए का होएगा आपका सेकंड. ओके, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर. गलत लग गया. ए का सेकंड मैगजीन, बी का फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंटीग्रेटिंग स्पेशलिस्ट फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट विद द लाइन फंक्शन ऑफ सेल्स as major challenge of top management can be achieved by which type of marketing organization. कि विशेषीकृत प्रकारों के समेकन में शीर्ष प्रबंधन के समक्ष प्रमुख चुनौतियों के रूप में विक्रय के लाइन प्रकार्य के साथ उत्पादन प्रबंधन किस प्रकार के विपणन संगठन में प्राप्त किया जा सकता है? तो ऐसा होता है जी आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में. किसमें होता है? मैट्रिक्स, जहां पर आपके फंक्शंस, आपकी सेल्स सारे के सारे क्या हैं, किए जाते हैं. नेक्स्ट है आपका, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इज टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एंड द अमाउंट टू बी रिटेन इन द फर्म. कि जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी है उसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? डिटरमिन द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एंड अमाउंट टू रिटेन. यानी कि जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी उसमें हम क्या डिसाइड करते हैं कि कितना पार्ट, जो भी हमारी डिविडेंड पॉलिसी में क्या डिसाइड करते हैं कि हमारी जो अर्निंग्स है, हमारे जो प्रॉफिट्स है, उस प्रॉफिट्स में से कितना पार्ट तो एज अ शेयर होल्डर को डिविडेंड की फॉर्म में डिक्लेयर किया जाए और कितना पार्ट उनको क्या है, रिटेन किया जाए. ये उसमें कहा जाता है. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिविडेंड पॉलिसी का ये है, बिल्कुल सही है ये फर्स्ट आपकी जो स्टेटमेंट, क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी में हम यही डिसाइड करते हैं कि हमारी अर्निंग्स का कितना पार्ट तो हमें एज अ डिविडेंड डिस्क्लोज करना है, डिक्लेयर करना, अपने शेयर होल्डर्स को देना है, और कितना पार्ट हमें फ्यूचर के लिए अगर हमारे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए हम रिटेन करके रखें. तो पहली स्टेटमेंट असर्शन आपकी बिल्कुल सही. उसके बाद दिया गया है रीजन. रीजन में क्या कहा गया है? डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म हैज इट्स इफेक्ट ऑन बोथ द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर. ये भी बिल्कुल सही है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है उसका इफेक्ट किस पे जाता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे. यानी कि जब आपको फर्म्स, आपको थर्ड पार्टी से क्या लेना हो, फाइनेंस लेना हो, पैसे शेयर्स इशू करने हो, या फिर आपको डिवेंचर्स इशू करने हो, आपको फंड रेज करने हो, तो वहां पर डिविडेंड पॉलिसी का बिल्कुल लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है. ये देखा था कि कंपनी डिविडेंड पे करती है या नहीं. अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो उसको इजिली जो है फाइनेंसिंग मिल जाती है. और शेयर होल्डर की वेल्थ पे, क्योंकि अगर जो कंपनी है वो क्या करी होगी, डिविडेंड डिक्लेयर कर रही होगी, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही होगी, तो उसके शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो भी इंक्रीज होगी. तो रीजन भी बिल्कुल सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को डिस्क्लोज भी करता है, उसको सपोर्ट भी करता है, क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी में यही हम डिस्कस करते हैं. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आफरीन का, आशीष का, आरती पांडे, सभी का बिल्कुल सही आंसर आया. वेल डन गाइज. तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर. तो गाइज ये थे हमारे, जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं. तो इसी तरह के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हमारे टीचर्स अड्डा पे यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए. मंडे को 4:30 पे आपसे फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखना अपना सभी का. थैंक यू सो मच गाइज. और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा.